हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी टेक्निकल टर्म देखने को मिलेंगी, जिसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया पब्लिक डेब्ट जो होता है वो टोटल लाइबिलिटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो दिया जाता है थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी। एसेट हमारा होता है जो भी हमारे पास है, सपोज हमारे पास गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, मनी है, ये हमारे क्या एसेट है, हमारे पास है। हम गोल्ड को देखी हमारे पास पैसा आ सकता है, हमारी प्रॉपर्टी भी हमारे लिए एसेट है, ठीक है। और हमारा जो कर्ज होता है वो हमारा होता है लाइबिलिटी, बिकॉज हमने किसी से पैसा अगर उधार लिया हुआ है तो वो हमें आज नहीं तो कल उसको वापस देना ही है, ठीक है, जिससे भी हमने लिया हुआ है, तो वो हमारी हो जाती है लाइबिलिटी। ओके, तो पब्लिक डेब्ट जो होता है, जो सरकारी उधार जो होता है, वो एक लाइबिलिटी होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से के अगेंस्ट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो ये बताती है कि कंट्री कितना अपना डेब्ट पे कर सकती है। सपोज डेब्ट तो हो गया, हमने कितना कर्ज ले रखा है। जीडीपी हमारी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा होता है, ग्रोस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हम कितना प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, तो उसे हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारा जितना डेब्ट है, वो इसकी रेशियो जो है वो हमें यही बताती है कि हम अपना कितना डेब्ट पे कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें दिया गया है कि एनके सिंह कमेटी जो एफआरबीएम एक्ट के अंडर बनाई गई, एनके सिंह कमेटी जो बनाई गई थी एफआरबीएम एक्ट में, उसमें बताया गया था कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% है सेंटर और स्टेट के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है जो वो आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज यहाँ पे आपको बताया गया कि 40% है वो सेंटर के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है, जबकि ये जो परसेंट है वो 40% सेंटर के लिए तो बिल्कुल सही है, बट स्टेट के लिए ये 20% है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को डिप्लीट करने में किस किस का रोल होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द बिल्डिंग अप ऑफ द डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व। ओके, फर्स्ट है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में फॉरेन से आके कितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व का मेजर पार्ट है। अगर ये कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट करेगा फॉरेक्स रिजर्व को। ओके, सेकंड में हमें दिया हुआ है रेमिटेंस। रेमिटेंस होता है कि हमारी कंट्री के कुछ स्टूडेंट्स या फिर वर्कर्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए, स्टडी के लिए, वहाँ पे जो भी कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन जो है वो अपनी ओरिजिनेटिंग कंट्री जहाँ के वो जहाँ पे वो रहते हैं, नेशनैलिटी है जहाँ की, वो उस कंट्री में वो वापस दे भेजते हैं जो पैसा, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि थर्ड ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। सपोज हमारी कंट्री इंडिया 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 जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, जो कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व के लिए बेटर है। तो अगर हमारा हो जाएगा ट्रेड डेफिशिट, ट्रेड डेफिशिट किस कंडीशन में होगा, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो हमारा ट्रेड डेफिशिट हो जाएगा, जिससे फॉरेक्स रिजर्व को नुकसान होगा। तो हमारा यहाँ पे उन्होंने ट्रेड बैलेंस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल उन्होंने पूछा हुआ है कि डिप्लीट क्या करेगा फॉरेक्स रिजर्व को, तो हमारे तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं डिप्लीट करने में फॉरेक्स रिजर्व को, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में, जो कि इम्पोज की जाती है इंपोर्ट्स पे। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। सपोज चाइना हमारी कंट्री में, इंडिया में, इनफैक्ट ऑल कंट्री में चाइना बहुत गुड्स को डंप करता है और वो बहुत ही चीप रेट पे डंप करता है, जिससे जिससे कंट्री की जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही उनका नुकसान होता है। सपोज हम देखो चाइना जो है हमारी कंट्री में कितना डंप करता है, और इंडिविजुअल्स जो है वो ऑलवेज प्रेफर चीप थिंग्स। ओके,
चाइना के सामान को वो इसलिए प्रेफर करते हैं, चाइना के सामान को प्रेफर करते हैं तो हमारी जो इंडिविजुअल अपनी कंपनी है, अब इंडिया की कंपनी है, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। बिकॉज इंडिया की जो कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बहुत कम लोग लेते हैं बिकॉज वो कॉस्टली होते हैं। ओके, तो चाइना जो है हमारी कंट्री में डंप करता है, बहुत सामान, बहुत गुड्स को डंप करता है। उसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्टेड गुड्स पे। जब सपोज चाइना अपनी कंट्री में एक गुड को बेच रहा है 500 का और हमारी कंट्री में बेच रहा है 300 का, जबकि उसकी कॉस्ट 500 है, बट हमारी कंट्री में फिर भी वो 200 और 300 का सेल कर रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर को इससे नुकसान होगा। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। इन अदर केस सपोज चाइना की गवर्नमेंट ने 500 का उन्हें सब्सिडी दी, 500 उनकी कॉस्ट लगी है, बट उनको 1000 का प्रोडक्ट बना, 1000 का प्रोडक्ट बना, तो कंट्री 500 का ही हमारी कंट्री में डंप कर दिया। इस सब्सिडी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है उसे हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो इस कंडीशन में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सुटेबल है। फर्स्ट ए में देखते हैं हम, ए में लिखा गया है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है चेंज इन द प्राइस, रेट इंक्रीज, चेंज इन द प्राइस मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज अगर होगा तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन, अगर प्राइस डिक्रीज होगा उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन होता है, सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑनियन का। लास्ट ईयर ऑनियन जो है वो 100 kg हो गए थे, 40 to 100, दिस इज अ ह्यूज जंप इन द प्राइस ऑफ द ऑनियन। सो इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ओके, एंड इन्फ्लेशन जो है वो लो बेटर है, लो और स्टेबल होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, स्टेबल नहीं होगा, आज प्राइस कुछ है कल कुछ है, इन्फ्लेशन डेली बढ़ रहा है, तो कौन कंट्री यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेगी? कौन कंट्री सोचेगी कि आज हम स्टार्ट कर देते हैं, कल को हमारा प्रॉफिट होगा? इनफैक्ट उससे तो नुकसान ही होगा। हालांकि उसे शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट भी होगा, बट उसका खुद भी तो वो लगाएगी, अपनी कुछ इन्वेस्ट करेगी, तो उसे नुकसान होगा। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन चाहिए होता है। हाई जीडीपी कंट्री जो है, ऐसी कंट्री में ऐसे इन्वेस्टर जो है ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ की जीडीपी जो ग्रोथ जो है वो बेटर होती है। सपोज इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिकॉज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही लो है। ओके, सो हाई जीडीपी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट सुटेबल कंडीशन है। ओके, थर्ड है करंट अकाउंट डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा लो होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और फोर्थ हमें दिया हुआ है लो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब अगर हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट तो होगा, मतलब हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, किसी को ग्रोथ के लिए, तो वो हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ए में हमारी ऑल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, सो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोविजन नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट में दिया हुआ है हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, बट ये आंसर नहीं होगा बिकॉज हमें यहाँ पे नोट दिया हुआ है। सेकंड में है एंटी डंपिंग एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। थर्ड है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो IMF प्रोवाइड करता है, ना कि WTO। सो हमारा थर्ड जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज ये IMF प्रोवाइड करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 1995 से पहले गेट बोला जाता था, GATT। 1995 में इसका नेम चेंज कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और आज कल इसका जो है वो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और IMF है जो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल इन इकोनॉमी कैन रिजल्ट फ्रॉम। शॉर्टेज कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें शॉर्टेज कैसे होता है, किस चीज़ से उसका शॉर्टेज देखी जाती है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है वेरी हाई इरेटिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं होगा। सब सोचेंगे अगर इन्फ्लेशन स्टेबल हो और स्टेबल इन्फ्लेशन हो तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है बिकॉज वो शॉर्टफॉल होता है इससे। हाई वेरी हाई एंड इरेटिक इन्फ्लेशन से शॉर्टफॉल होता है इन्वेस्टेबल कैपिटल में। सेकंड है लो सेविंग। अगर हमारे पास सेविंग ही नहीं है हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हाई सेविंग होगी तो हम इनफैक्ट शॉर्टेज नहीं होगी, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हो सकती है गलत होगी। 1 और 2 हमारा सही है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है IF इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बताना है और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी करेक्ट है IFC के बारे में। फर्स्ट में हमें दिया गया है कि IFC जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है IMF की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है बिकॉज IFC जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन IMF की नहीं है, ये WTO की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक्सक्लूसिवली फोकस करती है प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया गया है कि इसका गोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना, हेल्थ केयर और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। थर्ड भी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसमें आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट आपको पता चल गया कि ये रॉन्ग है तो आप एलिमिनेशन मेथड से A, B एंड D को एलिमिनेट करके सीधा आंसर पे पहुंच सकते हैं सी। सेकंड और थर्ड आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया एनुअल बजट डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है। एनुअल बजट जो है वो हर साल फरवरी में गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और उसमें हमें बताना है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट प्रेजेंट करती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 112। ओके, एंड प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो हमें क्या कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड ग्रांट, ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड, फिजिकल डेफिसिट आ गया और इंटरेस्ट पेमेंट मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? सबसे पहले अगर सपोज बैंक से किसी ने लोन ले रखा है तो वो उस लोन को इंस्टॉलमेंट में बैंक को वापस करेगा। सपोज मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से और मैं उस लोन को इंस्टॉलमेंट में बैंक को वापस दूंगी, बट इन केस लेट सपोज मैं बैंक का लोन जो है वापस नहीं देती, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस एसेट। और स्ट्रेस एसेट अगर मैं फिर भी बैंक का लोन कभी भी बैंक वाले देखते हैं कि 90 दिन तक 90 डेज तक अगर वो वापस नहीं आता तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 90 डेज तक नहीं आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया, फिर भी बैंक ने देखा चलो कुछ टाइम और देख लेते हैं, फिर बैंक ने देखा 12 और मंथ 12 मंथ फिर देख लिया, 12 मंथ से उससे कम फिर नहीं आया, बैंक ने उसे डिक्लेयर कर दिया सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर देखा फिर नहीं आया, डाउटफुल एसेट, फिर भी नहीं आया, फिर तो बैंक उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है। अब इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा बिल्कुल वेस्ट गया, लॉस, बिल्कुल लॉस हो गया ये हमारे लिए। तो हम नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें हमें बताना है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर लोन मेड बाय बैंक और फाइनेंस कंपनी ऑन विच फ्री पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट आर नॉट बीइंग मेड ऑन टाइम। पहले आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन ही दे दी गई है। फिर हमें क्वेश्चन में बताना है हाउ डू हाई एनपीए इफेक्ट द बैंक। हाई एनपीए जो होता है वो बैंक को कैसे इफेक्ट करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है बैंक टेंड टू लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ठीक है कि सपोज अगर मैंने पैसे नहीं दिए बैंक के वापस, तो बैंक के पास पैसे की कमी होगी, उनका नुकसान हुआ, वो अपना नुकसान कैसे कंप्लीट करेंगे? जो लोगों को उन्होंने पहले 4% इंटरेस्ट पे पैसे ले रखे थे,
सपोज किसी और ने, ए पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करवाई अपनी मनी, उस पर बैंक उसे 4% इंटरेस्ट देता है, बट बैंक को एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है डिपॉजिट पे वो लो कर देगा 4% से 2% और 2.5%। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकेंड है ऐड टू रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट इंक्रीज हो जाता है, एनपी इंक्रीज होगा तो रिस्क वेटेड एसेट हमारा उन बैंक का रिस्क वेटेड एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है रिजल्ट इन लेसर इंटरेस्ट इनकम। अगर एनपी नहीं होगा, एनपीए हो गया सारा का सारा लोन, तो इंटरेस्ट इनकम तो आएगी नहीं, लेसर इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जो कि है क्राउडिंग आउट इफेक्ट पे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, सपोज बैंक से सारा पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक के पास बहुत ही कम पैसे बचेंगे इंडिविजुअल को देने के लिए, तो सारा पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, इंडिविजुअल के लिए कुछ बचा नहीं, इंडिविजुअल को तो बाहर ही कर दिया गया, आपके लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, तो उसे हम कहेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट रेफर टू हाउ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज गवर्नमेंट ने सारे पैसे ले लिए, फॉर विच इट मस्ट बोरो मोर मनी, टेंड टू रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग, एंड प्राइवेट स्पेंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं हम, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? इंटरेस्ट रेट पे ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि अगर जो है सारा पैसा बैंक के पास बहुत कम मनी बची, तो प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी वहाँ पे लोन लेने जाएगा बैंक में, तो उसके पास बहुत कम है, तो इन बैंक क्या है इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा ताकि लोन कम से कम लोग लें। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करेंगे लोन को। ठीक है, इम्पैक्ट, इसलिए सेकंड भी हमारी ठीक होगी कि इम्पैक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट को। थर्ड है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट में इवन लेड टू लेसर इनकम इन द इकोनॉमी। बैंक जो है प्राइवेट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी तो इनकम जो है वो कम हो जाएगी इकोनॉमी में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इससे हमारा आंसर मिल जाता है डी। ये थे आज के हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी के, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। बाय।